साइट। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास का स्वरूप बहुत बड़ा है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली एवं विकसित देश था। तो अंग्रेज के आने से पहले भारत बहुत धनवान था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और विकसित भी था। यह वह समय था जब भारत में गुप्त साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और आर्मी बढ़ाने लगी। तो क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार से पहले हमारे यहाँ गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल था, फिर उसके बाद मुगल काल आया। तो यहाँ तक भारत बहुत शक्तिशाली और विकसित था। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद हमारे यहाँ क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाना शुरुआत कर दिया। फिर उसके बाद हम शासन व्यवस्था इंग्लैंड की महारानी के हाथ में जाने के बाद हम पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कॉलोनी बन के रह जाते हैं। मतलब हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश बन के रह जाते हैं। इसके कारण 1857 में, अब चूंकि जब हम अंग्रेज़ों के कॉलोनी बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ विद्रोह भी पनपा और ये 1857 में प्लासी युद्ध हो गया। परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यहाँ पर ये देख लीजिए, 1857 में क्या होता है, 1857 में ये सिपाही म्यूटिनी होता है, मतलब सैनिक विद्रोह होता है। ये प्लासी का युद्ध नहीं, सैनिक विद्रोह होता है। और अंतोगत्वा हम लोग कब आज़ाद होते हैं, 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो आते हैं हम राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच में प्रेम एवं एकता का संचार करती है। मतलब हम किसी भी क्षेत्र में रहते हैं और हमारे बीच में जो आपसी जो प्रेम सद्भाव की जो भावना होती है वही हमारा राष्ट्रवाद होता है। अब आते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध का क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में। इस समय भारत पर अंग्रेज का शासन था। अंग्रेजों के रक्षा व्यय खर्चों में भारी इजाफा हुआ। अब चूंकि अंग्रेज को क्या था, युद्ध लड़ना था। युद्ध लड़ने की वजह से उसके जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी भरपाई के लिए कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई। अब चूंकि बहुत ज़्यादा कर्जा अंग्रेजों के ऊपर हो चुका था तो उसने विश्व संघ से कर्ज लेना आरंभ किया और इस वजह से करों में वृद्धि कर दी गई। जितने भी भारत में जो टैक्स लग रहे थे उस सब पर वृद्धि की गई। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर, जो हमारे प्रॉपर्टी पर जो कर लगते थे उस सबको भी बढ़ा दिया गया। साथ में जो हमारी इनकम होती थी उस पर जो टैक्स लगता था उसे भी बढ़ा दिया गया, जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1913 से लेकर 1918 के बीच कीमतें दुगुनी बढ़ गई। मतलब 1913 से 1918, 5 साल के अंदर में ही जो कीमतें 1913 में जितनी थी उससे दोगुनी हो गई 1918 में। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती कराई गई। इसलिए जबरन भर्ती कराई गई ताकि अंग्रेजों की सेना में वो भर्ती होकर अंग्रेजों की तरफ से लड़ सके। यह वही समय था जब फसल भी बर्बाद हो चुका था। एक तरफ से भारतीयों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया जा रहा था, दूसरी तरफ से इस समय फसल भी बर्बाद हो गए थे। 1918 से 18-19 और 1920-21 में यहाँ पर क्या हुआ, अकाल पड़ा हुआ था। इस अकाल की वजह से, इस अकाल के साथ ही यहाँ पर फ्लू की महामारी भी फैल गई। उसी समय क्या हुआ, फ्लू की महामारी फैल गई। दुर्भिक्ष मतलब अकाल और महामारी मतलब ये फ्लू की बीमारी, इन दोनों के कारण क्या होता है, 120 से 130 लाख लोग मारे जाते हैं। 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 1921 की जनगणना के मुताबिक ये बताया गया कि दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने 120 से 130 लाख लोग मारे गए। उसके बाद क्या था, लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उसकी मुसीबतें कम हो जाएगी और लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग ये समझ रहे थे कि हम अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं और अंग्रेज़ युद्ध जीतने के बाद हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। उसी समय एक घटना घटती है। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए हुए रहते हैं एक केस के सिलसिले में। वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह के विचार का वहाँ पर प्रसार किया और जब वो वापस 1915 में भारत आए, और ये समय विश्व युद्ध का ही था। तो 1915 में जब वो भारत आते हैं तो भारत में देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए जिन कारणों के समाधान के लिए उन्होंने सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में चालू किया था वो सभी कारण भारत में भी मौजूद थे। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह के विचार को भारत में भी शुरू किया। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। क्या किया जाता है, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ना बहुत शारीरिक रूप से बहुत बलशाली हो सके तभी हम किसी के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं।
ये जरूरी नहीं है। अगर हम सत्य के साथ हैं ना तो हम शरीर से दुर्बल होने के बावजूद भी हम दूसरे का विरोध कर सकते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल, ये बात याद रखना है, केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। बिना किसी हिंसा के हम अहिंसा के द्वारा ही संघर्ष में सफल हो सकते हैं। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, नस्ल भेदी सरकार को वहाँ पर उन्होंने सफलतापूर्वक उनसे लोहा लेने का मतलब हुआ उनसे टक्कर लिए, उनसे मुकाबला किए थे। अब गांधी जी भारत में सत्याग्रह कैसे शुरू किए और कहाँ कहाँ चालू किए? तो 1916 में, 1915 में गांधी जी भारत आए और 1916 में उन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को 1918 में चंपारण में किसानों के कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा। तो जो पहला उन्होंने प्रयोग भारत में किया वो किया कहाँ, चंपारण में। दूसरा हुआ 1913 में खेरा में किया गया किसान आंदोलन। फसल खराब हो जाने और फ्लू की महामारी के कारण खेरा जिले के किसान लगान चुकाने के हालात में नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी फ्लू फैल चुका था और साथ में क्या था, फसल खराब हो चुके थे। इस वजह से लोग टैक्स नहीं देना चाहते थे, लेकिन सरकार उससे ज़बरदस्ती ले रही थी। लोग ये भी चाह रहे थे कि लगान वसूली में थोड़ी ढील दी जाए। अंततः लेकिन महात्मा गांधी जब इस आंदोलन में शामिल हुए तो सरकार को क्या हुआ, झुकना पड़ा और लगान के भुगतान अगले वर्ष तक स्थगित करना पड़ा। 1918 में तीसरा उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया तथा उनके वेतन में वृद्धि करने में सहायता की, जिसके लिए उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू किया। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 जगह उन्होंने प्रयोग किया। पहला चंपारण में किया, फिर उसके बाद उन्होंने खेरा में किसान आंदोलन में किया, और तीसरा उन्होंने अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके वेतन विरोधी के लिए किया। अब आते हैं हम रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट, अब ये है क्या और इसे क्यों लाया गया, इसका क्या परिणाम हुआ, इन सब के बारे में हम जानेंगे। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिसे भारत में क्या कहा गया, काला कानून भी कहा गया। क्या था इसमें? इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दिया गया। मतलब ये अब अधिकार मिल गया कि बिना किसी मुकदमा चलाए ही किसी भी आदमी को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। महात्मा गांधी ने क्या किया, इनका विरोध किया। इसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह चालू किया। क्या किया उन्होंने? रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए। कब किए? 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या किया, तो लोगों ने महात्मा गांधी का साथ देने के लिए अपने अपने दुकान बंद कर लिए, रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, सभी लोग हड़ताल पर चले गए। परिणाम क्या हुआ इसके बाद? रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की गई। कहाँ की गई? ये अमृतसर में किया गया, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। और इसी के कारण क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। यही जलियांवाला बाग कांड था। इसके बाद लोग बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। लोग कहाँ कहाँ हमला करने लगे? बैंकों में, डाकघरों में और रेलवे स्टेशनों पर। इस पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब क्या किया, जब देखे कि अब स्थिति हमारे हाथ से बाहर हो रही है तो अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये मार्शल लॉ था क्या? इसमें मिलिट्री के सबसे उच्च पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। मतलब जो मिलिट्री में जो सर्वोच्च होता है उन्हीं को क्या किया जाता है, उसी के हाथ में सरकार को दे दिया जाता है। भारत में उस समय जनरल डायर को दिया गया था। तो जनरल डायर उस समय क्या थे, जो मिलिट्री के सबसे उच्च पद पर थे, तो उन्हीं को उस सरकार का जिम्मा सौंप दिया गया था और उन्होंने ही भारत में मार्शल लॉ लगाया था। कब लगाया था? 1919 में लगाया गया था। अब आते हैं आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे हुए थे। कौन सा मेला लगा हुआ था? बैसाखी का मेला लगा हुआ था। लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। यह क्या था, तो चारों तरफ से बंद था, केवल एक छोटा सा प्रवेश द्वार था और ये क्या था, शहर से बहुत दूर था, इसलिए वहाँ पर लोग जुटे हुए हैं इसका पता बाहर के लोगों को नहीं लगा। और एक और चीज़ था कि वहाँ पर जो लोग जुटे हुए थे तो उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि पूरे इलाके में क्या लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है।
इस बात से लोग अनभिज्ञ थे और वे बैसाखी का मेला का वो मनोरंजन कर रहे थे। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। तकरीबन 1000 लोग उसमें मारे जाते हैं। अंग्रेज़ों ने ऐसा करने का एक ही मकसद था कि उनका डर भारतीयों में कायम रहे ताकि वे भविष्य में कभी विरोध न कर सके। तो ऐसा क्यों किया गया था? तो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भारत में अंग्रेज़ों के प्रति डर बना रहे, ताकि वे भविष्य में विरोध नहीं कर सके। लेकिन होता क्या है, इसका परिणाम उल्टा ही होता है। परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्यवाहियों को निर्ममतापूर्वक कुचलने का रास्ता अपनाया। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो महात्मा गांधी क्या किए? इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी और बहुत ज़्यादा खून खराबे होने लगे, तब उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। इसी समय एक घटना घटती है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। क्या थी? ऑटोमन तुर्की, मतलब जो तुर्की है उसकी वहाँ पर हार हो चुकी थी। और इस आशा की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। मतलब ये घटना जो थी वो तुर्की की थी कि तुर्की युद्ध में हार चुका था। तो सभी को ये लग रहा था कि जो तुर्की के खलीफा थे, जिसे सभी मुस्लिम अपना खलीफा मानते थे, उस पर अंग्रेज़ों द्वारा अपमानजनक संधि थोपी जा सकती है। इसकी बस उम्मीद में ही क्या किया गया? भारत में खिलाफत आंदोलन किया गया। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया। और इसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली इस समिति के नेता थे। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की भावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। तो उन लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हो सकता है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी को अपने साथ रखे, जिससे कि विरोध बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो सके। हिंदू मुस्लिमों को एक मंच पर लाने के लिए महात्मा गांधी ने सहयोग दिया। महात्मा गांधी देखे कि इससे क्या होगा कि मुस्लिमों का हमें साथ मिल जाएगा हमारे आंदोलन में। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? महात्मा गांधी बनाए गए। अब आते हैं हम असहयोग आंदोलन पर। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। मतलब महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ये बात कहा था कि अंग्रेज भारत में शासन तभी कर रहे हैं जब हम उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम उनका सहयोग करना छोड़ दें तो अंग्रेजी शासन धाराशाही हो जाएगी। महात्मा गांधी का मानना था कि असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए, तभी यह आगे बढ़ पाएगा और इसके लिए निम्न चरण थे। तो ये जो था असहयोग आंदोलन, उन्हें अलग अलग 3 चरणों में आंदोलन को चलाया गया। पहला चरण क्या था? सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लोगों को सरकार को वापस कर देना चाहिए। मतलब जो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को जो पदवी दिए हैं उस सब पदवी को क्या करना चाहिए? वापस कर देना चाहिए। द्वितीय चरण में क्या था? सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। मतलब जितने भी अंग्रेजों द्वारा जो नौकरियां दी गई है, जो सेना में भर्ती है, पुलिस में भर्ती है, अदालत में जो काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद हैं, जो स्कूलों में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको क्या करना है? दूसरे चरण में उन सबको हटा दिया गया, उन सबसे दूरी बनाना है। तीसरे चरण में क्या किया? अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। मतलब पूरे भारत लेवल पर एक प्रकार से अंग्रेजों का अवज्ञा करना, उनके बातों को नहीं मानने वाला आंदोलन चालू किया जाएगा। आंदोलन का स्वरूप क्या था? सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। कब निर्णय लिया गया? तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1 दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पुष्टि तथा स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा गया। तो क्या हुआ कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और फिर 1 दिसंबर 1920 को क्या किया गया? कहा गया कि हम न स्वशासन की जगह पर हमें स्वराज प्राप्ति चाहिए।
इस आंदोलन में मुसलमानों के सहयोग मिलने पर 1921 में इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उस समय खलीफा इस्लामिक विश्व का मुखिया था। मतलब जब जब इसमें मुसलमानों ने साथ दिया तब इसका नाम क्या हो गया, असहयोग खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अतः इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया। मतलब इसमें क्या था ना कि अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी इसमें भाग लिया था सहयोग आंदोलन में, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। इस सबने स्वराज के आह्वान का सम्मान किया, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या था ना कि जो स्वराज का मतलब लोगों ने अलग अलग स्वराज का मतलब निकाल लिया। किसानों ने ये निकाला स्वराज का मतलब कि अगर हमें स्वराज मिल जाएगी तो हमें क्या होगा, हमें टैक्स देने में छूट मिलेगी, लगान की वसूली में देरी की जाएगी, इस तरह का उन्होंने लगाया। मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे वे ये सोच रहे थे कि इससे क्या होगा, उनकी मजदूरी बढ़ा दी जाएगी, उनसे काम कम लिए जाएंगे। तो इस तरह से सब लोगों ने स्वराज का अलग अलग अर्थ निकाला। शहरों में आंदोलन कैसे हुए? हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, बहुत से स्कूलों के शिक्षक और प्रधानाध्यापक ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। विदेशी सामानों को खरीदना व प्रयोग करना बंद कर दिया गया, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। कुछ इस समय क्या होता है, कुछ रचनात्मक कार्य भी होते हैं। क्या रचनात्मक कार्य होते हैं? भारतीयों ने कुछ यहाँ पर रचनात्मक कार्य किए। पहला कि न्यायिक कार्य पंचों द्वारा किया गया। एक गाँव में क्या था, पंच बैठकर न्यायिक काम करते थे। हमें अब सरकार की बातों को नहीं मानना है, हमारा शासन व्यवस्था खुद का होगा। राष्ट्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना। तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। देते हैं आगे। इन सब के कारण आंदोलन बहुत ही सफल नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्योंकि कोई भी आंदोलन अगर शहर में होता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांस होती है सफल होने का, लेकिन अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इससे कई कारण थे। क्या क्या कारण थे? पहला कारण था खादी कपड़ा महंगा होता था, इसलिए उन्होंने विदेशी सामानों को खरीदना प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि शुरू में जब असहयोग आंदोलन हो रहे थे तो कुछ समय लोग ये सोच रहे थे कि कुछ समय में हमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चूंकि खादी को खरीदना बहुत महंगा था तो लोग फिर से कपड़ा खरीदने के लिए अंग्रेजों वाले कपड़ा को ही प्रेफरेंस देने लगे। वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। अब चूंकि बहुत दिनों तक अगर टीचर स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, और अगर बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे तो उन्हें क्या होगी, उनकी शिक्षा से वो दूरी हो जाएगी। और जो वैकल्पिक शिक्षा की जो व्यवस्था की जा रही थी उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, इसलिए लोग क्या हुए, फिर से लौटने लगे स्कूलों की तरफ। तो इसलिए क्या होता है, असहयोग आंदोलन अब धीमा पड़ने लगा। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। इससे क्या हुआ कि अब अंग्रेज़ों को फिर से क्या हुआ है, भारतीयों का सहयोग मिलना आरंभ हो गया। इस तरह से क्या होता है, हमारा ये असहयोग आंदोलन असफलता की ओर बढ़ जाती है। ग्रामीण इलाकों में कैसे विरोध हुआ था? शहरों के बाद गांवों में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा। ब्रिटिश शासनकाल में किसानों और मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था। बेगार व्यवस्था में अब क्या था कि जो मजदूर थे और जो किसान थे उन सबको क्या था, बेगार की समस्या थी। बेगार व्यवस्था में जमींदार किसानों और मजदूरों से बिना पैसा दिए ही काम करवाते थे। मतलब बेगार वही होता है, बिना पैसा के ही काम करवाना। अवध में क्या होता है इस समय? अवध के बाबा रामचंद्र, जो कि फिजी में गिरमिटिया मजदूर था, तथा जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया। तो भारतीय मजदूर जो कि गिरमिटिया मजदूर बन के गए हुए थे फिजी में, वो थे बाबा रामचंद्र, जो कि वापस जब भारत आए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। जिसमें उन्होंने मांग की थी, उसने क्या क्या मांग की थी कि बेगार व्यवस्था खत्म किया जाए, लगान कम किया जाए, दमनकारी जमींदारी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। आदिवासी किसान, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई तब अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल दिया। मतलब सब अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला था कि स्वराज का ये मतलब होगा, स्वराज का वो मतलब होगा। तो आदिवासियों ने स्वराज का क्या मतलब निकाला? आदिवासियों को जंगल में पशु चराने, वहाँ से फल और लकड़ियाँ इकट्ठा करने से रोका जाता था। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान किया है। अब लोगों के अंदर ना एक अलग तरह की भावना थी, और वो भावना क्या थी कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। परंतु गांधी जी ऐसा कुछ नहीं कहे थे। इससे पता चलता है कि गांधी जी की मुख्य बातें किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, यानी ग्रामीण इलाकों में भी इसका प्रभाव अलग था। मतलब ग्रामीण इलाकों में भी जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं हो पाया। अब बगानों में स्वराज, 1859 में के इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं थी।
तो जो बगान में जो मजदूर काम कर रहे थे, तो जब असहयोग आंदोलन चल रही थी तो उन्होंने उन्होंने असहयोग आंदोलन में जो स्वराज शब्द बताया गया था उसका उन्होंने अलग ही अर्थ निकाल लिया। उन्होंने क्या किया, बगानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस कानून का खत्म होना था, यानी स्वराज का अर्थ अब वे अपने बगानों से बाहर जा सकते हैं और अब वे घर जाना प्रारंभ कर दिए। मतलब होता क्या है ना कि जब आंदोलन चल रहा था तो जो बगानों में काम करने वाले थे उन्होंने ये बात सोच लिया था कि अब उन्हें क्या हुआ, बगानों के काम करने से उन्हें मुक्ति मिल गई, इसलिए वे अपने घरों की तरफ चल दिए। बगानों में काम करने वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि अब गांधी राज स्थापित हो गया है, परंतु वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए। रेलवे और स्टीमरों के हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पिटाई कर दी। अब होता क्या है कि जब वो बगानों से वापस अपने घर की तरफ चले तो उस समय चूंकि देशव्यापी हड़ताल था, इसलिए ना तो पानी की जहाज़ें चल रही थी और ना ही रेल चल रही थी। तो पुलिस ने फिर क्या किया, इन सबको पकड़ लिया और अच्छी तरह से पिटाई कर दी इनकी। इन सभी कारणों से तथा चौड़ी चौड़ा के हिंसक टकराव के विषय को सुनकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया कि अब किसी भी प्रकार के आंदोलन करने से पहले लोगों की समझाना होगा। मतलब होता क्या है कि इस बीच में चौड़ी चौड़ा कांड भी होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो इस तरह की घटनाएं हो रही थी कि मजदूर वहाँ से क्या हुए थे, पलायन कर रहे थे, फिर उन्हें पकड़ कर उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटते हुए ले जाया जाता है, जिसमें कई मजदूर मारे जाते हैं। फिर चौड़ी चौड़ा की घटना होती है जिसमें कई पुलिस को जिंदा जला दिया जाता है। इन सब कारणों से महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था उन्हें वापस ले लिया। इसमें होता क्या है कि जब वो अब उन्होंने निर्णय किया कि अब हम किसी भी आंदोलन को शुरुआत करने से पहले हम लोगों को उसके बारे में समझाएंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे, आंदोलन का लक्ष्य बताएंगे, आंदोलन के तरीके बताएंगे और क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि हम किस क्षेत्र में इस आंदोलन को कर रहे हैं। अब हम आते हैं चौड़ी चौड़ा कांड के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा में 5 फरवरी 1922, डेट याद ही रखना है, 5 फरवरी 1922 को भीड़ भाड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तत्पश्चात 12 फरवरी को बारदोली में बैठक कर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौड़ी चौड़ा जगह है जहाँ पर एक पुलिस चौकी में आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया और ये घटना को सुनकर महात्मा गांधी ने बारदौली में एक बैठक की और इसके बाद असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। अब असहयोग आंदोलन के वापस लेने से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो इसमें क्या होता है, खिलाफत के मुद्दे का अंत हो जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित होती है, स्वराज का लक्ष्य जो हम स्वराज के लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे वो अपूर्ण रह जाता है, कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण हो जाता है, अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल जाती है। इससे कम से कम अंग्रेज को ये तो पता चल गया कि अगर हम सही तरह से नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगी, हमारा नींव भी हिला दिया जाएगा। अब आते हैं जो दूसरा टॉपिक है हमारा, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर।